बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। ले जी फिर वही डर्टी गेम शुरू होगी। कुछ देर के लिए सुकून ज़रूर था कि इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, तो शायद 9 मई के मामलात को अभी ज़रा रोक लिया गया है, होल्ड कर लिया गया है। कुछ को तसल्ली थी, वो अब ज़रा तसल्ली जमा खर्च रखें, वो तसल्ली बल्कि तोड़ ही दे तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ी हैपनिंग है जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं ज़रा वासिक कयूम साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, उनका बताया जा रहा था कि मैंने कहा था कि अनकरीब कुछ बयान हल्फी आने वाले, 164 के बयान आने वाले। जी उनका 164 का बयान आ गया। बयान तो खैर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है उसके अंदर, लेकिन टाइमिंग ज़रूर अहम है। अगर टाइमिंग के डॉट्स को मैं जोड़ूँ ना, तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट पैराए पे मेरे समझ में आ रही हैं। उसकी कुछ तफसील बतानी है। मरियम साहब आज एक पार्लिमानी मेम्बरान का जी इजलास बुलाया, उसकी कुछ तफसीलें वो मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा जी DC साहब जो धरे गए हैं, DC साहब ने सारा डाल दिया है सेक्टर कमांडर ISI के ऊपर। अब जाओ पकड़ लो जी उन्हें। जी हाँ, ये कह के उन्होंने डाला। अभी उसकी भी कुछ तफसील है, वो भी आपको जरा चीज़ें बता रही है। गवर्नरशिप पे फड्डा पड़ा हुआ, ऐसा पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है, उहदों की फिक्र है। उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी 164 का बयान आ गया जी वासिक कयूम, जो डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर बोलो टाइमिंग बड़ी अहम है, और वो कहते हैं कि रावलपिंडी एक हसास डिस्ट्रिक्ट था, इसलिए इमरान खान साहब ने बराह रास्त 9 मई के हवाले से हिदायत दी थी। ठीक है जी, ये वासिक कयूम बयान है 164 के बयान पर कह रहे हैं। और लॉन्ग मार्च का जो मकसद था, ये पहले भी बयान आया हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उसका था कि मौजूदा आर्मी चीफ उनकी तैनाती को रोकना था, और उसके लिए प्रेशर डालना था। ये चीज़ थी। इससे पहले भी बयान एक दो जो एक महीने के लिए गायब रहे थे, बाहर आए थे ना, उसके बाद उन्होंने ये सारे बयान दिए थे। तो कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, लेकिन टाइमिंग मैं कह रहा हूँ फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मज़े की बात, कोई जल्दी में बेचारे वगैरह चुस्त भी करा देते हैं, वो यही हुआ ना। सब लॉन्ग मार्च का मकसद उन्होंने कहा ये था, और इमरान खान साहब ने तमाम टिकट होल्डर से ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको इकट्ठा करने का हुक्म दिया था। उन्हें ये वासिक कयूम साहब को हुक्म दिया गया था, और प्रेशर डालने के लिए लियाकत बाग ताकि प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बिल्टअप हो सके, आर्मी चीफ की तैनाती ना हो सके इमरान खान साहब की तरफ से। बड़ी मज़ेदार चीज़ है जी। आगे सुने जी। और उन्होंने कहा दूसरी तरफ ये कि लियाकत बाग में सैफर लहराया इमरान खान साहब ने, और इंतज़ामिया ने इस सैफर लहराने वाले फंक्शन की भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। भाई पहली बात तो ये, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो यार बयान देने में? लियाकत बाग में तो इमरान खान साहब ने सैफर लहराया नहीं था, वो तो था परेड ग्राउंड में, और वो था कागज़ का टुकड़ा। इवन उनका स्टाफ अफसर जो है वो खुद भी ये बात कह चुके हैं इमरान खान साहब की, तो वो कागज़ था तो सैफर था भी नहीं। लेकिन बहरहाल कहाँ इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड और कहाँ रावलपिंडी का लियाकत बाग। बहरहाल जल्दी में ना मेरा ख्याल है अकल भी थोड़ी मैटर करती है। वो बेचारे से ना 164 का बयान वो वाला लिखवा लिया गया। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें सामने आ गई है, और टाइमिंग मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा अहम है। और क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत साजी हो रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQ मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और रात को 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदाज़ा भी हो गया कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ना ये पता चला जी सदर पीपल्स पार्टी होगा, और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में PDM2 की शक्ल में शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। यानी कौम को नवाज दो के चक्कर में कौम को शहबाज दे दिया उन्होंने। और वही सब चीज़ें, वोट शोट जिसकी मुखालफत में लेना था वो लेके अवाम के मैंडेट के मुंह के ऊपर पाँव। जी हाँ, हर बारी फौजी बूट नहीं होते ना, दूसरे बूट भी होते हैं। जी हाँ, वो मुंह पे बूट रखवा के ना सियासतदानों ने जी अपने के तुम लोगों ने हमें वोट दिया था, ओके, हमें इसकी परवाही कोई नहीं है जनाब। वो वोट दिलवा के ना जी उस मैंडेट की तौहीन करके रात को पता चल गया जी गवर्नरियाँ, वजारतें और ये सब चीज़ें अब सारी की सारी उस तरीके से चल रही हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा, और अब दोबारा से ये मामले को छेड़ा जो जा रहा है ना, तो ये भी बजाते खुद एक सवाल है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान अब जीत के आए हैं उनको दबाव में डालना है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं लगता। या मैं और सादे अल्फाज में बोलूँ, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक और क्रैकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि समझने वालों के लिए बहुत से इशारे काफ़ी हैं, और उन इशारों में मेरा ख्याल है 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को दिया हुआ अवाम का मैंडेट काफ़ी था। लेकिन अगर इशारा समझ नहीं आया तो दूसरा क्रैकडाउन है, जिसकी बिना पर ये दोबारा वाली चीज़ 9 मई वाली दोबारा
छेड़ी जा रही है, ठीक है, यह हो गया। उधर जब ज़ाहिर बात है अब इशारा मिल गया तो बाहर भी आ गए, जब बाहर आ गए तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक के बाद एक नुमाइंदे सामने आ रहे, हमाद अजहर रह गए हैं अभी, वो भी आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर बाहर आ जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास खबर है बाकायदा तौर पर। नामजद वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ना, पाकिस्तान पंजाब के मियाँ असलम इकबाल साहब, उन्होंने अपनी जो मफरूरी है उसको तर्क कर दिया, मंजर आम पर आए और सीधा पहुँचे जी पिशावर हाई कोर्ट में पहुँच के उन्होंने क्योंकि वो 9 मई से पहले से ही मंजर से गायब थे, उनके घर में छापे वैसे ही बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, तो बाकायदा तौर पर पिशावर हाई कोर्ट में उन्होंने राहदारी ज़मानत मांगी थी और आज ही उन्होंने इसकी इस्तदा भी की थी, तो भाई वो भी सामने आ गए। उधर सेनेटर फैसल जावेद साहब, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, इमरान खान है आप, वही वाले फैसल जावेद साहब, जी हाँ, वो भी सेशन कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया, ना सिर्फ सरेंडर किया बल्कि इश्तिहारी की कार्रवाई रोक दी गई उनके सरेंडर करने के बाद, उनको इश्तिहारी करा दिया गया था, अब उनको इश्तिहारी नहीं करा दिया गया, उनके वारंट गिरफ्तारी जो थे वो भी मनसूख कर लिए गए। हाँ, उनके ऊपर जो फर्द जुर्म है वो जरूर अदा होगी, मगर ये आज़ाद हैसियत में इनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। 13 मार्च से, जी हाँ, 13 मार्च को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, तो यह तो एक पेशरफ्त हो रही है। हाँ, उधर पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जिस तरह सदर और वजीर आजम का तो मामला बढ़ गया ना, तो पंजाब में गवर्नर के लिए 3 नाम दे दिए ना, पंजाब की गवर्नरशिप नून लीग ने पीपल्स पार्टी को देनी है, तो पीपल्स पार्टी ने 3 नाम दिए जी। नदीम अफजल चंद साहब, ठीक है, मेरी नज़र में हाईली रिकमेंडेड आदमी है क्योंकि इनको चीज़ों को देखना भी आता है, ठीक है जी। दूसरा कमर जमान कारा, ये भी बहुत रिकमेंडेड आदमी है, इनका नाम दिया गया है। तीसरे मखदूम अहमद महमूद, जनूबी पंजाब, जी हाँ, ये भी एक अहम आदमी है। बहरहाल मरीम नवाज के ऊपर गवर्नर पीपल्स पार्टी का यूं करके बैठा रहेगा ना, तो एक अच्छा चेक भी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने ये नाम दे दिए, लेकिन सिंध में गवर्नरशिप पे पट्टा पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा है कि आपका गवर्नर होगा, लेकिन नून लीग की शर्त एमक्यूएम के साथ ये है, एमक्यूएम की शर्त नून लीग के साथ इत्तेहाद की है कि जो गवर्नर है सिंध का वो एमक्यूएम का होगा, और पीपल्स पार्टी को ये मंजूर नहीं है। मेरा इस पे एक पड्डा है, क्योंकि आज भी मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे थे कि हमने 80% कराची की सीटें हासिल की हैं और 100% हमारी हैदराबाद की सीटें, और इन दोनों की वजह से हमारा हक बनता है कि गवर्नर हमारा हो और कोई हमारा ये हक नहीं छीन सकता। तो गवर्नरशिप पे सारी बात है, एमक्यूएम के साथ भी डील इसी पैराई के ऊपर फाइनल हुई है कि गवर्नर जो सिंध की है ना, वो गवर्नरशिप आपको मिल जाएगी। यहाँ तो ये चीज़ चल रही थी जी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कामरान टिसोरी इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, और बाकी सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको एक्टिव रखा गया हुआ है बाकायदा तौर पर। हाँ जी, सबसे ज़्यादा उन्हीं को ही एक्टिव रखा गया हुआ है, तो उनकी मौजूदगी में जारी बात है इलेक्शन के नताइज भी इतने ज़बरदस्त आए हैं। एमक्यूएम के कराची में क्लीन स्वीप करके 18 नशिस्तें ले गए, ये कोई छोटी चीज़ें थोड़ी हैं सर। तो कामरान टिसोरी जिंदाबाद जी, तो उन्होंने कहा ये कामरान टिसोरी ही कंटिन्यू करेंगे हमारी तरफ से, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, उनको हम छेड़ना मुनासिब नहीं समझते। हाँ, आज मरीम नवाज साहिबा, जी हाँ, वो जो एक खबर चलाई गई थी ना 2 दिन पहले कि अलीमीन गंडापुर ने प्रोटोकॉल मांग लिया, जी हाँ, आज मरीम नवाज साहब जाती उम्र में रोज़ मीटिंग करी, ब्यूरोक्रेसी से भी मीटिंग हो रही है, चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो नामजद हैं, तो आज उन्होंने अपनी पावर शो करनी है। पार्लिमानी पार्टी का उन्होंने आज इजलास बुलाया और सारे MPs आएंगे जी, मुस्लिम लीग उनके जिन्होंने अभी हालिया आज़ाद हैसियत में इत्तेहाद में शामिल हुए हैं वो भी, और ये तमाम होंगे। आज एक ज़बरदस्त किस्म का पावर शो करने जा रही हैं जी, और खिताब भी करेंगी नामजद वज़ीर आला की हैसियत से। और मगर एक मसला है, पंजाब असम्बली का इजलास भी ये बुलाने जा रहे हैं, और जाहिर बात है इजलास तो गवर्नर ने बुलाना है, गवर्नर इनका बरीकुर रहमान साहब अपने, लेकिन जो स्पीकर जो है ना पंजाब असम्बली के सिफ्तार खान साहब, वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MPs हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने डिक्लेरेशन जमा करवाई है ना कि हम उसमें चलेंगे। अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब तक वो नोटिफिकेशन जारी होगा असम्बली के इजलास की बुकत ही कोई नहीं, आईनी हैसियत ही कोई नहीं है। भाई इजलास में पोजीशन बैठेगी तो पता चलेगा ना, हर बंदे ने अपना नंबर गेम देनी है। तो यहाँ एक पड्डा है, और कहते हैं नहीं तो बाद में चैलेंज हो जाएगा, ये हो गया। अब आ जाऊँ जी इरफान मेमन साहब का, जी इज्जत माब इरफान मेमन साहब, जी हाँ, जो DC हैं इस्लामाबाद के जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। आसानी से नहीं पेश हुए, बहुत कुछ सूंघने के बाद वो पेश हुए थे। तो उनको फैसला सुना दिया गया जी, उनका फैसला सुनाया जाएगा 1 मार्च को।
ٹھیک ہے. انہوں نے MPOs کے آرڈر سارے دیے تھے, توہین عدالت کا ان کے اوپر فیصلہ تھا. بہرحال آج سب سے پہلے عدالت کے سامنے پیش ہوئے, انہوں نے اپنے آپ کو نہ سرنڈر کر کے غیر مشروط معافی مانگی. یہ سب کچھ ہوا, لیکن یہ ایسے نہیں ہوا. کل جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کے حوالے سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے, چاروں صوبوں کے IGs کو حکم دیا تھا, سیکیورٹی اداروں کو حکم دیا تھا, ایجنسیز کو حکم دیا تھا کہ ان صاحب کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے کے آئیں. تو خیر آج وہ عدالت کے اندر پیش ہوا اور انہوں نے نہ صرف غیر مشروط معافی مانگی, ہاں انہوں نے آج عدالت میں موقف کیا دیا وہ سن لیں اپنے وکیل کے ذریعے. وہ کہتے جناب میں نے MPOs کے آرڈر اس لیے جاری کر رہا تھا کیونکہ مجھے سیکٹر کمانڈر ISI نے کہا تھا, اور IB نے مجھے کہا تھا, اور اسپیشل برانچ نے مجھے کہا تھا, ایون 111 بریگیڈ جو ہے نا اس کے سربراہ نے بھی, انہوں نے بھی بتایا تھا کہ احتجاج کے دوران نا جیل میں موجود جو شہریار آفریدی ہے وہ کوئی تقریب کاری کریں گے. تو لو جی, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہماری آنکھ اور کان جو ہوتے ہیں وہ یہی ادارے ہوتے ہیں, اس لیے ہم نے یہ MPOs کے آرڈر جاری کیے تھے. DC صاحب نے سب کچھ ڈال دیا اداروں کے اوپر, اور پھر امتحان ہو گیا بابر ستار صاحب کا. بابر ستار صاحب نہیں چھوڑتے ان کو. اب بابر ستار صاحب کو چل جائیں سیکٹر کمانڈر سے پوچھیں جناب, ان کو جو کہا گیا وکیل نے وہ ان کو بتا دیا. پھر وکیل نے کہا, کس نے کہا, یہ آپ زیادہ بہتر فیصلہ کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.